नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिले ऐतिहासिक जीत के बाद आज भूपेंद्र पटेल की दूसरी दफे मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी हुई। उन्होंने दूसरी दफे गुजरात के 18वें सीएम के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 16 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली और इससे पहले भूपेंद्र पटेल ने सितंबर 2021 में पिछले कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ईश्वर में सौगंध लઉં કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ બજાવીશ। ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વર અમે સોગંદ લઉં કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડ भूपेंद्र आइए आपको हम रजनीकांत ग्राफिक्स के पटेल जरिए बताते हैं कि आखिर भूपेंद्र पटेल का राजनीतिक सफर कैसा रहा। आपको बता दें कि 15 जुलाई 1962 को इनका जन्म हुआ। कड़वा पाटीदार समुदाय से ये आते हैं। भूपेंद्र पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में डिप्लोमा पढ़ाई के बाद किया और पढ़ाई के बाद इन्होंने बिल्डर का काम भी किया। पहले आरएसएस से जुड़े, फिर बीजेपी का इन्होंने दामन थामा। भूपेंद्र पटेल ने 1995 में मेमनन नगर पालिका का चुनाव लड़ा और वहां से जीत दर्ज की। 1999 और 2004 में पालिका प्रमुख बने। 2008-2010 तक अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष भी रहे। 2015-2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। आपको बता दें कि 2017 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और उसमें जीत दर्ज की। वहीं 2022 में लगातार दूसरी बार घाटलोडिया से चुनाव जीते और दूसरी बार गुजरात सीएम पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 6 विधायकों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस किस ने मंत्री पद की शपथ ली है। कनुभाई देसाई कैबिनेट मंत्री की इन्होंने शपथ ली है। पिछले सरकार में वित्त मंत्री थे। पारदी विधानसभा सीट से निर्वाचित हैं और विधायक के रूप में इनका ये तीसरा कार्यकाल है। और वहीं बात कर ले राघव जी पटेल की, तो जामनगर ग्रामीण से विधायक निर्वाचित हुए हैं। 7 वार्ड से ये विधायक हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं में इनकी गिनती भी है।
बलवंत सिंह राजपूत ने भी आज मंत्रिमंडल में शपथ ली और सिद्धपुर सीट से विधायक हैं। 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे और अहमद पटेल के बहुत करीबी माने जाते थे। वही ऋषिकेश पटेल की अगर हम बात कर दें तो कैबिनेट मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है और पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। बिसनगर सीट से निर्वाचित हुए हैं। पाटीदार समुदाय के बड़े नेताओं में इनकी गिनती है। वही बात करते हैं अय्यर मुलुबाई बेरा की। इन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। खंबालिया सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आपके सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी को इन्होंने हराया है। बीजेपी के बड़े नेताओं में भी इनकी गिनती है। वहीं भानुबेन बाबरिया कैबिनेट मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली। आज राजकोट ग्रामीण से विधायक निर्वाचित हुई। राजकोट निगम में पार्षद भी रही हैं। 2007 और 12 में विधायक रही हैं। वहीं बात कर लेते हैं कुबेर बाई जिंदौर की। तो कैबिनेट मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली। संतरामपुर से विधायक निर्वाचित हुए हैं। पेशे से प्रोफेसर है और गुजरात के सबसे पढ़े लिखे विधायकों में इनकी गिनती है। वही बात करें अगर कुंवर जी बावलिया की तो इन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद में शपथ ली है और जसदान विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। छठी बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। रूपाणी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं इन नवनिर्वाचित विधायकों ने मंत्रिमंडल में शपथ ली और इसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों को मिलती हुई दी गई है और भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी ने जताया है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बड़ी जीत दर्ज की है वो से भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर संविधान बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो कल मैंने गौर में बात कही थी कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत परिणाम आते हैं। और जो जीत होती है वो कार्यकर्ताओं की जीत होती है। पराजय जब होती है वो नेता की खुद पराजय होती है। कार्यकर्ता कभी युद्ध नहीं हारता, सेनापति युद्ध हारता है। और सेनापति यदि युद्ध के हारने का आरोप कार्यकर्ताओं पर लगाता है तो वो युद्ध के मैदान में कभी कोई युद्ध नहीं जीतता। ये चाणक्य 2500 साल पहले किया गया, जो मैं कह रहा हूँ। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया।
कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता के बयान से पार्टी का असल भाव दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। वहीं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के बयान पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि राजा पटेरिया का बयान अपराध है और उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर के आदेश तक दे दिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री के विरुद्ध बयान अक्षम्य अपराध है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें, तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती जैसे देना जैसे अपराध राजा पटेरिया ने किया। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 2000 रुपए के करेंसी नोट को खत्म किए जाने की सरकार से अपील की है। उन्होंने 2000 के नोट को ब्लैक मनी और जमाखोरी की जड़ भी बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को 2000 के नोट को लौटाने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। में तो 1 लाख रुपए तक के भी नोट है, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का, कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है, उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं, और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग, इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव पर बड़े दावे कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 में कोई तीसरा मोर्चा नहीं है, मुख्य मोर्चा होगा। नीतीश ने अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक सम्मेलन में कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत सकती हैं। नीतीश ने अन्य विपक्षी दलों को भी साथ आने की अपील की है। पिछले कुछ महीनों से नीतीश विपक्षी दलों के नेताओं से मिलते रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश ने पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के लिए भी बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अरे अब पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला
तो वो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब 7 जीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती करके किए। और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। तो इस सब के बाद हुआ, अब मान लीजिए कि कहीं कोई चुनाव में कोई लड़ रहा था, कोई हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लड़े, लेकिन पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि वहां से सब लोग 7 पार्टी का एक साथ अब हम लोग हैं महागठबंधन, उसमें तय हो गया, कोई लड़ा नहीं। अब उसके लिए सब लोगों ने ट्राई किया। अब तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। अब उस समय जब भी लोग जा रहे थे तो कुछ पता चल रहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में वो अपना एक्टिव था और कई लोगों को हरवाने में, किसी को जितवाने में लगा हुआ था। तो जिनको हरवाने में लगा हुआ था, लाख कहने पर उसके विरोध में काम करने लगे। तो बात अलग है जो पता चला है, एक बात पता चलेगा तो बड़ा खुश हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जो हार गए 2 जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग, तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन अब एगो बात होती है चर्चा, तो क्या है भाई? और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारत। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थानीय सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में अहम भूमिका निभाई है। रूस समय समय पर यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता की मांग उठाता रहा है। सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत का मौजूदा 2 साल का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा, और उससे पहले रूस ने एक बार फिर से भारत के स्थायी समर्थन की बात कही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आप देखने के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।